तो आरबीआई की पॉलिसी और एज एक्सपेक्टेड दरों में किसी बदलाव का फैसला नहीं हुआ है। रेपो रेट 5.25% पर कायम है और अच्छी बात यह है कि जो न्यूट्रल स्टांस है उसको भी आरबीआई ने कायम रखा है। हालांकि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अड़चनें आई हैं उसके चलते सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है और कहीं ना कहीं अनिश्चितताएं अभी हैं और यहां से इन्फ्लेशन के थोड़ा बढ़ने का रिस्क है। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ा और अगर कॉस्ट बढ़ती है क्रूड की जो एलिवेटेड ऑलरेडी है तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि FY26 के लिए जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन था पहले 7.4% का, उसको बढ़ा के उन्होंने 7.6% कर दिया है और FY27 के लिए 6.9% की ग्रोथ का अनुमान उन्होंने दिया है। और Q1 और Q2 के जो ग्रोथ का अनुमान पहले थे उसको उन्होंने थोड़ा सा ट्रिम डाउन किया है बदलती परिस्थितियों के बीच में। और उन्होंने कहा है कि जो सिचुएशन इवॉल्विंग है मिडिल ईस्ट में उस पर आरबीआई की कड़ी नजर बनी हुई है और वो कदम उठाते रहेंगे। और बाकी भी कुछ कुछ बढ़िया मेजर्स उन्होंने उठाए हैं, लेकिन कुल मिलाजुला के कि जो उम्मीदें थी कि रेट कट नहीं होगा या फिर रेट हाइक नहीं होगा, स्टेटस को मेंटेन किया गया है। लगातार दूसरी पॉलिसी में, दिसंबर की पॉलिसी में दरें घटी थी 0.25%, उसके बाद फरवरी की पॉलिसी में और ये अप्रैल की पॉलिसी में स्टेटस को यानी कि दरें जस की तस बनी रहेंगी, यथास्थिति कायम रहेगी। चलिए दो एक्सपर्ट को जोड़ते हैं अपने साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट हैं, आशीष सोमैया हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा सुनील सुब्रमण्यम भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आशीष भाई, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, क्या उम्मीद आप कर रहे थे और ये जो पॉलिसी स्पीच थी आरबीआई गवर्नर की, आपने उसे कैसे रीड किया है, क्या खास आपको नजर आया? जी, पॉलिसी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो जिसको हम बोलेंगे एज पर एक्सपेक्टेशन थी। इसमें किसी तरह के सरप्राइजेस नहीं थे क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन था, यही उम्मीद थी कि भाई जो भी मतलब नो पॉलिसी रेट एक्शंस, बिकॉज इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। और एट द सेम टाइम वेट एंड वॉच, क्योंकि जो बाहर का जो माहौल है वो फिलहाल नियंत्रण में आ गया है, लेकिन अपसाइड रिस्क रहते हैं, मतलब ग्रोथ के लिए डाउनसाइड रिस्क और महंगाई के लिए अपसाइड रिस्क रहते हैं, तो इसको वॉच करेंगे। और अगर आप ओवरऑल आंकड़े देखें, जैसे ग्रोथ के नंबर्स हैं लास्ट ईयर का 7.6 या आगे का 6.9 प्रोजेक्शन, और इन्फ्लेशन का भी जो प्रोजेक्शंस है, इसमें भी कोई बहुत भारी नेगेटिव सरप्राइज या बहुत कोई अलार्मिंग चीज नहीं देखने को मिली है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो रुपये को भी अभी नियंत्रण में लाया गया है। तो ये बात जाहिर है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो बाहर का जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन के लिए अपसाइड रिस्क होना या जीडीपी के लिए डाउनसाइड रिस्क होना, ये अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस है। बट एट द सेम टाइम जो प्रोजेक्शंस दिए गए हैं उसमें कोई बहुत बड़ी नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। बिल्कुल नेगेटिव सरप्राइज नहीं है और जो सिचुएशन है हो सकता है कि आगे थोड़ी सी ग्रोथ नीचे आए। Q1 Q2 का तो जो फोरकास्ट है उसको उन्होंने कट भी किया है और महंगाई बढ़ने की थोड़ी सी आशंका है, यहाँ से उन्होंने साफ तौर पर कहा भी है। हमारे साथ जुड़ गई हैं L&T फाइनेंस की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी ठाकुर। रजनी जी, बहुत शुक्रिया, आपका 18 आवर्स स्वदेश पर स्वागत है। पॉलिसी आपको कैसी लगी रजनी जी, और क्या आपको लगता है कि जो स्पीच रही आरबीआई गवर्नर की, क्या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन का रिस्क है और शायद इन्फ्लेशन आगे बढ़े तो आगे के स्टांस में कोई बदलाव हो आरबीआई की पॉलिसी, जो नेक्स्ट पॉलिसी आएगी उसमें? एक फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिसी स्टेटमेंट बहुत ही बैलेंस्ड था। मेरे लिए मेजर टेक अवे था कि आरबीआई ने बहुत ही नॉर्मलाइज किया है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उन्होंने पहले भी पिछले 3-4 पॉलिसीज में हाईलाइट करे थे, वो रिस्क अभी भी है। वाइल ओवरनाइट कुछ शांति हुई है बट इट माइट कंटिन्यू। बट हैविंग सेड दैट, पॉलिसी रीसेट करना है, पैनिक नहीं दिखा आरबीआई के स्टेटमेंट्स में, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। ग्रोथ और इन्फ्लेशन में उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, ग्रोथ अराउंड 40 बेसिस पॉइंट लोअर करा है गिवन के एनर्जी प्राइस कैसे चेंज होगा। इन्फ्लेशन का जो उनका नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट है वो अभी भी 4.6 पे है, वेल विद इन द रेंज। 4 उनका न्यूट्रल रेंज है एंड 4 to 6 का बैंड होता है ऑन द हायर साइड। तो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं अभी दिखा रहा है कि हम इमीडिएटली रेट हाइक की तरफ जा रहे हैं।
ऑफ कोर्स द फैक्ट कि कैसे इवॉल्व करता है ये ग्लोबल एटमॉस्फेयर वो मैटर करता है और वो रिस्क सस्टेन कर रहा है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो उनके इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस है, इवन कोर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस उन्होंने दिए हैं और इंसिस्ट किया है कि अंडरलाइंग इन्फ्लेशनरी कंडीशंस बहुत ही लो है और रादर मैनेज्ड है। हेडलाइन इन्फ्लेशन ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, जिसका कि एनी गिवन पाथ अभी डिसाइड करना मुश्किल है। बट फॉर नाउ 4.6% इन्फ्लेशन फोरकास्ट है अगले साल का, जिसके बेसिस पे रेट हाइक का कोई अभी स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता। बिल्कुल, तो रेट हाइक का कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता और काफ़ी बैलेंस स्टेटमेंट ये रजनी जी की एनालिसिस कहती है। चलिए एक सवाल सुनील सुब्रमण्यम सर से पूछते हैं मार्केट को लेकर। सर देखिए, अब जियोपॉलिटिकल पीस तो थोड़ी बहुत दिख रही है निश्चित तौर पे और आरबीआई की तरफ से पॉज आ गया, तो क्या अब बुल्स के लिए एक परफेक्ट कॉकटेल तैयार हो गया है? नहीं, तैयार हो रहा है, मगर देखिए रिस्क अभी नहीं है ये नहीं कह सकते। पहले 2 हफ्ते की मोहलत मिली है, एंड ऑफ 2 हफ्ता क्या होता है देखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये 95 तक तेल गिरा है, वो 95 इंडियन इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज उसके पहले 75 पे था। अभी 80 उस लेवल पे सेटल होने की गुंजाइश है, तो वो अच्छी खबर आएगी। तो मैं कहूंगा कि देखिए बुल्स का क्या है रिएक्शन, एक तो आज तो जरूर भयंकर शॉर्ट कवरिंग हुआ होगा, बिकॉज एफएस बहुत शॉर्ट्स उन्होंने बिल्डअप किया था, तो वो आज वो रैली वो है, अब स्टेबलाइज होगी। और वो जो ओवर रिएक्शन हुआ था कि इंडिया के लिए बहुत बुरी संकट थी, वो निकल गया, मैं कहूंगा मैनेजेबल है। और आरबीआई की जो उन्होंने डेटा दिखाया उससे भी दिख रहा है कि इकोनॉमी की हालत में उतना बुरा इंपैक्ट नहीं है, और आरबीआई प्रोएक्टिव और प्रिएंटिव दोनों है, तो वो मुझे सब अच्छे लगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन का फेस अभी भी चल रहा है, बुलिश फेस मैंने सभी पैसा जाके आरडी डालो, मैं वो नहीं कहूंगा, क्योंकि आने वाले दिन में ट्रंप तो हर रोज ट्वीट अभी भी डालते रहेंगे, तो अनसर्टेनिटी अनिश्चितता तो रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि मगर द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और एक ग्रेजुअल फॉरवर्ड मूवमेंट बेटर क्वालिटी से देखेंगे हम। मगर जैसे मॉनसून की फोरकास्ट वो भी इंपॉर्टेंट है, अर्निंग सीजन हमारे सर के ऊपर है, वो देखना पड़ेगा कि गाइडेंस कैसी आती है। तो मैं कहूंगा कि ये अभी एक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन का फेस, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आपने वॉर के शुरू होने से पहले किया होगा ना, उसी पे आप कंटिन्यूसली ग्रेजुअल एक्यूमुलेट कीजिए। अभी सडनली इसको रिएक्ट करेंगे और कल ट्रंप कुछ ऑपोजिट तरह की ट्वीट डालेगा तो एकदम नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मानना है कि डाइवर्सिफाइंग एंड स्टैगरिंग, ये दोनों अभी भी मेरे लिए नियम है जो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे डाइवर्सिफाई कीजिए, ये नियम आपको निश्चित तौर पे फॉलो करना है। थोड़े रिस्क तो जियोपॉलिटिकल निश्चित तौर पे बने हुए हैं अभी भी, जब तक कि बैठक हो नहीं जाती और एक फाइनल ड्राफ्ट आ नहीं जाता है यूएस और ईरान के बीच के समझौते का। आशीष जी, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं। आज देखिए, आज मार्केट बाई एवरीथिंग वाले मोड में आ चुका है, हर तरफ एकदम चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी के 50 में से 45 से ज्यादा शेयर जो है वो आज पॉजिटिव दिख रहे हैं। क्या ये सेलिब्रेशन थोड़ा प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन है, क्योंकि अभी भी रिस्क है? आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर अभी? इसको जैसे सुनील जी ने बताया, आई वुड से मोर जैसे एक रिलीफ रैली आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई एक तरफ बहुत ही नेगेटिव एक्सपेक्टेशन था, मतलब भाई क्या ये जो कन्फ्रंटेशन है इसमें कोई न्यूक्लियर एलिमेंट भी आ सकता है, ये कितना एस्केलेट होगा, कहाँ तक तेल के दाम जा सकते हैं। कल तक तो इस तरह की चर्चा हो रही थी, और अब अगर आप देखें तो सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ है, और वो भी जैसे 2 हफ्ते के लिए हुआ है। और एक चीज आप देखिए कि इसको एक रिलीफ रैली के तौर पर ही देखना चाहिए, आगे एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए एक तरफा। इसका और कारण है, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे आप यूएस का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो यूएस में जो एआई के स्टॉक्स हैं, अब उसकी रिजल्ट सीजन आएगी, उसके ऊपर तो पिछले 2 क्वार्टर से तो सवालिया निशान उठ ही रहे हैं इनके परफॉर्मेंस पे, इनके इन्वेस्टमेंट्स पे। ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इस पे किस तरीके की रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बनेगा। उसके बाद आप देखिए, जैसे लेमन क्राइसिस तो भाई 2008 में हुआ था, लेकिन मुझे याद है फरवरी 2007 से हम वहां पे क्रेडिट स्ट्रेस के न्यूज मिलने लगे थे हमको यूएस से लेकर के। तो मुझे ये नहीं पता है कि भाई कितना बुरा माहौल हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी आप यूएस से सुन रहे हैं प्राइवेट क्रेडिट और प्राइवेट इक्विटी और इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के किस तरीके के। और यूएस की इकोनॉमी इटसेल्फ, लास्ट क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ आप देख लीजिए, या अभी का लेटेस्ट जो एटलांटा फेड का जीडीपी प्रोजेक्शन आता है या एक्सपेक्टेशंस आते हैं, तो कुल मिलाकर के
एक तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वॉर को लेकर के, इसमें जरूर अभी सीज फायर हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी ग्लोबली जो मार्केट्स का माहौल है, या जो माहौल शायद बन सकता है, या जो रिस्क्स बन सकते हैं, उसको देख करके सावधान रहना चाहिए। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई यूएस में कोई गिरावट होती है तो उसका हमारे पर इस बार कम असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी यूएस मार्केट्स और बाहर के वातावरण को लेकर के केवल जियोपॉलिटिक्स नहीं लेकिन दूसरे रिस्क भी नजर आते हैं। तो आने वाले कम से कम 3 से 6 महीने या 2 तिमाही मुझे लगता है वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। जैसा भी हमने देखा है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, या कभी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट्स में, कभी बहुत अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। इस तरह का माहौल मुझे ऐसा लगता है बने रहेगा आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए। और एक बार ये सब चीजें जब हमारे पीछे होंगी तो इंडिया के ऊपर देखिए लिमिटेड इम्पैक्ट है, और जैसा अभी आरबीआई पॉलिसी में भी आपने देखा हमारे प्रोजेक्शंस, जरूर बाहर के वातावरण के लिए प्रोजेक्शंस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन कंपेयर टू दी वर्ल्ड, क्योंकि ये सब रिलेटिव कंपैरिजन होती है, तो कंपेयर टू दी वर्ल्ड तो हमारी पोजीशन ठीक ही रहेगी, लेकिन बाहर के वातावरण की वजह से जो अनिश्चितता और वॉलेटिलिटी है वो बनी रहेगी कम से कम आने वाले 1 या 2 तिमाही तक। ऑलराइट, तो चलिए एक रिलीफ रैली ज़रूर देखने को मिल रही है, बट अगर हम भारत की ग्रोथ अन्य इकोनॉमी से कंपेयर करें तो हम फिर भी रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड हैं। और जी हाँ, हालांकि प्रोजेक्शंस या फिर ग्रोथ के नंबर्स जो 7.6% था, अब वो इस साल प्रोजेक्शंस जो हैं वो 6.9% हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फोकस ज़रूर बना रहेगा। आइए इस बीच स्वागत करते हैं हमारे एक और ख़ास मेहमान का। हमारे साथ अब अभिषेक बिसेन जी जुड़ चुके हैं कोटक महिंद्रा एएमसी से। अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला आपका टेक पॉलिसी पे, आप कैसे देख रहे हैं पॉलिसी अनाउंसमेंट्स को? हालांकि कोई बदलाव नहीं हुए हैं, बट क्या पॉजिटिव्स रहे आपके लिए? और साथ ही एक बार फिक्स्ड इनकम मार्केट जो है किस तरीके से रिएक्ट करेगा उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि हाल फिलहाल वहां पर भी काफी वॉलेटिलिटी रही, रुपए में एक चाल थी, हम देख रहे थे बॉन्ड यील्ड्स के साथ क्या हो रहा है, अब वहां पर क्या आउटलुक है? जी बिल्कुल, थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। जैसा कि हमारा अनुमान था कि आरबीआई इस अनिश्चितता के माहौल में पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करेगी, एंड उसी हिसाब से आरबीआई ने जो रिपो रेट है उसको बरकरार 5.25 पे ही रखा है। और साथ में जो लिक्विडिटी से रिलेटेड जो समस्याएं थी उसके ऊपर आरबीआई का जो कमेंट है कि लिक्विडिटी को एंटिसिपेट करते हुए जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा किया जाएगा। ये 2 काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि मार्केट जो है अगर आप देखें, इक्विटी हो चाहे फिक्स्ड इनकम हो, दोनों मार्केट ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि ये जो वॉर रिलेटेड अनसर्टेनिटी है ये पूरा ये क्वार्टर नहीं, ये पूरा साल भर ही इस तरह से चलने वाला है, और इसका काफ़ी डैमेज हमारी इकोनॉमी पे होगा, जो कि सीज फायर आने की वजह से ये अनिश्चितता अभी कुछ टाइम के लिए टल गई है। ये काफ़ी पॉजिटिव है फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के लिए। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को अगर देखें तो जो 7.15 पे थी अभी 6.90 आ गई है। मार्केट ये डिस्काउंट करके चल रही थी कि जो रिपो रेट है उसको 5.25 को 6.25 तक ले जाना पड़ेगा आरबीआई को, बिकॉज जो तेल के दाम इतने ऊपर चले गए हैं, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आएगी उसको कंटेन करने के लिए आरबीआई को रेट बढ़ाना पड़ेगा। जबकि ये जो सीज फायर हुआ है और ऑयल प्राइसेस में जो इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से शायद ये ना करना पड़े, और बाजार ऑलरेडी नेगेटिव को डिस्काउंट करके बैठा था, इसलिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है आज, और आगे आने वाले समय में भी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अनिश्चितता का माहौल है और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, डेट मार्केट हो चाहे इक्विटी मार्केट हो, इसलिए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा। फिक्स्ड इनकम, इक्विटी और कमोडिटी तीनों का जो कॉम्बिनेशन है यही लेके चलना पड़ेगा, ताकि पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कम रहे, ताकि रिटर्न भले कम आए लेकिन धीरे धीरे बढ़ते रहे। जी चलिए एक ये व्यू पॉलिसी पे, पर रजनी जी एक बार आपसे रुपए पे भी आपका टेक लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल वहां पर भी काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। आरबीआई ने भी जो है कहीं ना कहीं उसको लेकर कदम उठाए कि किस तरीके से इस अपमूव को थोड़ा सा अरेस्ट करें।
अब देखिए हम 93 के आसपास हैं, यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप रुपए की चाल और कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? क्या जो आरबीआई ने स्टेप्स लिए हैं वो मौजूदा कंडीशंस में पर्याप्त है? बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमने वॉलेटिलिटी की बात की इस कॉन्वर्सेशन में, एक डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट, तो सेंटिमेंट्स जो है वो करेंसी मार्केट के इक्वली वॉलेटाइल रहेंगे जब तक ग्लोबल सर्टेनिटीज कम नहीं होती। इन दैट ओवरऑल एटमॉस्फेयर आरबीआई ने आज बहुत ही एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया कि भाई हमारे एक्सटर्नल रेशियोज बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास एनफ फॉरेक्स रिजर्व्स है, पर एक और क्लियर मैसेज था कि हम वॉलेटिलिटी टारगेट करते हैं, लेवल टारगेट नहीं करते, और ये आरबीआई का आउटस्टैंडिंग क्लेम रहा है। जो ओवरऑल ग्लोबल एटमॉस्फेयर है उसमें रिटर्न टू सेफ हेवन, रिटर्न टू डॉलर वाली एपिसोड्स आती रहेंगी, और उन एपिसोड्स में ऑल द इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया थोड़ी वीकनेस रहेगी। इनफैक्ट इस वाले एपिसोड में लाइक इक्विटी मार्केट हमारा इम्पैक्ट इन आईएनआर का लोअर रहा है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। तो अगर हम आगे देखते हैं तो एपिसोड्स ऑफ वॉलेटिलिटी आता रहेगा जब तक मार्केट और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज कम नहीं होती, बट एट द सेम टाइम जो हमारे फंडामेंटल्स हैं जो आरबीआई प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अगर हम डोमेस्टिक ग्रोथ पे स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन उन्होंने दिखाया है अराउंड 0.4-0.5 बेसिस पॉइंट इम्पैक्ट, तो जब ये शांत होता है वी शुड सी रिटर्न ऑफ फॉरेन कैपिटल कमिंग बैक, और दैट इज व्हेन वी विल सी मोर स्टेबिलिटी इन द करेंसी। तो माइल्ड डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा, बट बहुत ही माइल्ड कंपेयर टू जो हमने पिछले 2-3 महीने में वॉलेटिलिटी देखा है, बोथ अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, रजनी जी का व्यू है करेंसी को लेकर। हमने देखा था कि लगभग 95 रुपए का भाव हो गया था $1 का, और वहां से तो ठीक ठाक रिकवरी रुपए के भाव में आ चुकी है। एक राय आशीष जी मैं आपसे ना निवेशकों के लिहाज से लेना चाहूंगा। देखिए ये जो जियोपॉलिटिकल जो रिस्क था ये फिलहाल के लिए 15 दिन के लिए तो ठीक है पीछे चला गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाजार के लिए एक अर्निंग का रिस्क अभी बाकी है Q4 के, और क्या ट्रेड और टैरिफ वाला मसला भी आगे चल के थोड़ा परेशान करेगा? क्या सेंस है सर आपका? देखिए अभी इनफैक्ट यही चीज है। ऑब्वियसली हम लोग आने वाले 3-4 दिन में रिजल्ट सीजन की शुरुआत देखेंगे, और रिजल्ट सीजन में लास्ट क्वार्टर या लास्ट फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स के अलावा, या मैं कहूँगा उन आंकड़ों से ज्यादा फोकस कंपनियों की गाइडेंस और कमेंट्री पे रहेगा कि भाई मार्च के महीने में और ऑब्वियसली आने वाले समय में क्या इनका एक्सपीरियंस है, क्या ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस कमेंट्री पे ज्यादा ध्यान रहेगा। और जाहिर सी बात है कि काफी सारी कमेंट्री है वो थोड़े कॉशनरी नोट पे आएगी, कहाँ पे मार्जिन्स पे असर है, कहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे असर रहा, कहाँ पे एक्सपोर्ट्स में डिसरप्शन और कहीं पे इंपोर्ट्स में डिसरप्शन, तो तरह तरह के हिंट्स या सिग्नल्स हमको मिलेंगे इससे। और मैं समझता हूं कि वो ऑब्वियसली कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री नहीं देखने को मिलेगी, और जाहिर सी बात है इसीलिए हम लोग अभी थोड़े दिन पहले 22,000 निफ्टी भी देखा है, क्योंकि मार्केट में काफी सारी चीजें प्राइस इन या फैक्टर इन हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई रिजल्ट सीजन में कमेंट्री पे ध्यान जरूर रहेगा, लेकिन कमेंट्री को लेकर के नेगेटिव रिएक्शन भी रहेगा, बट मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई रिजल्ट्स की वजह से मार्केट कोई बहुत ज्यादा यहाँ से नेगेटिव हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी तेल का दाम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, होपफुली जियोपॉलिटिक्स में और कोई एस्केलेशन ना हो, और जैसा मैंने बताया कि यूएस मार्केट और यूएस इकोनॉमी की जो इवॉल्विंग सिचुएशन है इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जी अभिषेक जी, एक राय मैं आपसे लेना चाहूंगा। देखिए लोअर लेवल से रिकवरी तो बाजार में आ रही है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो लगभग 1700 पॉइंट की रिकवरी आ गई है, और अगर हम ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो यहां से भी 2500 पॉइंट दूर है, तो अभी भी कुशन ये है। म्यूचुअल फंड्स की रणनीति क्या है सर? आप कैश कहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं, और आपको कहां लगता है कि जो वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा लुक्रेटिव हैं, आकर्षक लग रहे हैं और निवेश का अच्छा मौका बाजार में मिल रहा है? की सेक्टर सर 2-3 बताइए आप। जी बिल्कुल, दो चीज इसमें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो जो अर्निंग्स को लेके जो अनिश्चितता बनी हुई है उसके ऊपर
ध्यान देना जरूरी है, और उसकी वजह से सब लोग एक तरह से देखा जाए तो बैकफुट पे हैं अभी। थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी तो कहना बहुत इजी हो जाएगा कि कौन से सेक्टर्स में देखना चाहिए। सो वो की फैक्टर म्यूचुअल फंड्स वॉच कर रहे हैं अभी, क्योंकि अर्निंग्स पे क्लैरिटी मिलेगी तो बाजार के वैल्यूएशन पे कहना थोड़ा और कॉल लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे तो अभिषेक जी इसी तरह से ये भी समझेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर क्या असर होगा, उनकी यील्ड पर क्या असर होगा, और थोड़ा मार्केट के सेक्टर चर्निंग के बारे में हम आशीष जी से भी समझेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक से जल्द वापस लौटते हैं उसके बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आरबीआई पॉलिसी की इस खास कवरेज में। और अब आरबीआई पॉलिसी का एक इवेंट एक तरह से निकल गया है, जो स्टेटस को का फैसला था वो सामने आ चुका है, और एक जियोपॉलिटिकल जो परेशानी थी उस पर भी कुछ ना कुछ चीजें डेवलपमेंट हो चुकी हैं, क्लैरिटी वहां आ चुकी है। आशीष सर, मैं आपसे ऐसी सिचुएशन में ये समझना चाहता हूं कि जब ये पूरा जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहा था, ये वॉर चल रही थी, तो एनर्जी बास्केट जो है वो काफी बजिंग था, वहां पे काफी जो है वो मोमेंटम क्रिएट हुआ था। लेकिन जब अब चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क थोड़ा सबसाइड होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या एक सेक्टोरल चर्निंग हम देख सकते हैं जब एनर्जी बास्केट से जो फंड्स हैं वो मूव करेंगे आईटी कंजम्पशन की तरफ? क्या आपका नजरिया कहता है कैसी चर्निंग देखने को मिल सकती है इस जियोपॉलिटिकल रिस्क के निकलने के बाद? देखिए, अभी जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आई थिंक थोड़े समय तो अनिश्चितता बनी रहेगी। और हम जब भी हमको निवेशकों ने पिछले थोड़े दिनों में पूछा है कि भाई क्या हमको ये लोअर लेवल पे SIP STP करना चाहिए, किस तरीके से निवेश करना चाहिए, तो हमने सभी निवेशकों को हमेशा यही कहा है कि भाई इस माहौल में स्मॉल कैप पे बेट करना, लार्ज कैप पे बेट करना या फलाना सेक्टर खोज के निकालना ये मुश्किल है, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड अगर आप देखें तो पूरी मार्केट में हम लोगों को 12 से 15% का डिक्लाइन देखने को मिला था। तो हमने हमेशा लोगों को यही बताया कि भाई मल्टी कैप फंड्स में ही आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर जो डायरेक्ट इक्विटी करते हैं तो उनको भी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ये पहली बात है। क्योंकि जब इस तरीके का माहौल होता है तो क्लियर विनर्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, और कहाँ पे क्या कोरिलेशंस है और किस तरीके का कोलेटरल इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर्स पे पड़ रहा है, अलग अलग कंपनीज पे पड़ रहा है, ये इमीडिएटली जान पाना मुश्किल होता है। तो ये पहली सजेशन है। दूसरी बात, अगर आप फिर भी समझिए ऐसा बोले कि भाई नहीं, कौन से सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए, जब यहाँ से स्थिति जब संभलेगी तो कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे, तो जो मैंने जियोपॉलिटिक्स के बारे में बताया, यूएस के बारे में बताया, जो मेरा जो भी आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें देखना चाहिए। जब मार्केट काफी गिरावट में आई, जैसे आज का मार्केट है, आज का रिकवरी देख के ये नहीं सजेस्ट करना चाहिए कि भाई कौन सा सेक्टर चलेगा। जैसे सुनील जी ने बताया, शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में काफी गिरावट हुई है तो भाई बैंकिंग में बाउंस बैक आ रहा है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं फिलहाल। लेकिन जनरली अगर हम इस सिचुएशन से निकलते हैं और थोड़ा लंबा फोरकास्ट करते हैं, तो जनरली देखा गया है कि भाई जब मार्केट में काफी गिरावट आती है, जो सेक्टर कम गिरते हैं वो अल्टीमेटली आगे जाकर के आउट परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने ये देखी है कि भाई मार्केट में एक बार तेजी आने के बाद करेक्शन होता है और फिर रिकवरी होती है, तो विनर्स में भी रोटेशन देखने को मिलता है। तो ये सब ध्यान में अगर आप रखेंगे तो शायद आपको, जैसे अगर आप कॉन्ट्रा बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर अच्छा कॉन्ट्रा बेट बन गया है पिछले थोड़े समय में। आज जरूर आपको उसके हिंट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन आप फॉलिंग मार्केट में किस तरीके का परफॉर्मेंस था। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएस में करेक्शन होगा तो जरूर हमारा आईटी सेक्टर और आईटी की कंपनियों के एआई ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स, आईटी की कंपनियों का ऑब्वियसली काफी रोल है एआई एनेबलमेंट करने में, बिजनेस टू बिजनेस यूज केसेस को लाने में। सो आईटी एक अच्छा कॉन्ट्रा पिक हो सकता है आने वाले समय में। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे हेल्थ केयर है, कंजम्पशन है। सो बेसिकली जो पिछली तेजी में हमने देखा, सारे हाई बीटा, सिक्लिकल, कमोडिटी, ये सब अच्छा किए हैं। आगे जाकर के रोटेशन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आईटी, हेल्थ केयर, कंजम्पशन, जब मार्केट में रिकवरी आ रही है तो आपको इन सेक्टर्स पर फोकस रखना है। आईटी को फायदा निश्चित तौर पे मिल सकता है, और आपने देखा पिछले 3-4 दिनों में अच्छा खासा रनअप आईटी में देखने को मिला भी है, बड़ी गिरावट आने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल मेरा अभिषेक जी आपसे है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड को लेकर, G-Sec यील्ड को लेकर, कि अब रेट स्टेटस को की तो बात हो गई,
क्या अब जो जीसेक यील्ड्स हैं वो यहां से बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऑयल का एक शॉक है, ऑयल का एक रिस्क है, एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है, या फिर वहां थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है क्योंकि एक लिक्विडिटी का कुशन आपके पास है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि बाजार जब ऐसी अनिश्चितताएं होती हैं तो एक्सट्रीम कंजर्वेटिज्म में चला जाता है, जिसकी वजह से जो सेल ऑफ हुआ वो ये मान के हुआ कि ये वॉर तो अगले 3-6 महीने चलता रहेगा। ऑयल प्राइसेस जो हैं पूरे साल भर का जो एवरेज है वो $100 या 110 या 120 डॉलर की तरफ रहेगा। तो जो रिस्क अवर्जन हुआ फिक्स्ड इनकम मार्केट में, उसकी वजह से जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है इसका फेयर वैल्यू कुछ सारे चीजों को नजर में रखते हुए 6.5 से 6.60 के आसपास होना चाहिए था, वो 7.15 हो गया। तो ये मान के हुआ कि अभी ऑयल प्राइसेस ऊपर रहेंगे, अगर ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी तो शायद आरबीआई को एग्रेसिव टाइटनिंग करना पड़े और उसकी वजह से रेपो रेट 6.25 या 6.5 हो जाएगा। तो अगर 6.25 6.5 का रेपो के हिसाब से बाजार ने सारा मार्केट प्राइस कर लिया है, तो अभी यहाँ से आने वाले टाइम में ये अनिश्चितताएं खत्म हो गई हैं तो थोड़ी नरमी की तरफ ही रुख रहेगा और फिक्स्ड इनकम का रिटर्न जो है काफी अच्छे बेटर होने वाले हैं बिकॉज ऑफ ये जो डेवलपमेंट्स हैं। मार्केट ने ज्यादा डिस्काउंट कर लिया था, वो चीज नहीं होने वाली है, उसकी वजह से यील्ड्स थोड़ी सॉफ्ट रहेंगी और रिटर्न्स बेटर रहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए ये एक व्यू के इन्फ्लेशन को लेकर और साथ ही किस तरीके से आगे के मूवमेंट हम देख सकते हैं। बट सुनील सर, एक बार आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन का खतरा अभी भी है यहाँ पर। अब अगले साल के प्रोजेक्शंस तो 4.6 है, बट थर्ड क्वार्टर तक आते आते हम 5.2% भी दिखा सकते हैं, ऐसा आरबीआई का मानना है। तो ऐसे में क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट के लिहाज से भी यही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स थोड़े चैलेंजिंग जरूर रह सकते हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि एकाएक सारी चीज़ें जो है एकदम नॉर्मल हो जाए, क्योंकि शायद वो पैकेजिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, ये सारे कॉस्ट बढ़े हुए ही हैं अभी भी। ऐसे सिनेरियो में सुनील सर कौन से सेक्टर्स आप सुझाएंगे कि जो इस इन्फ्लेशन के दौर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और कुछ सेक्टर्स आप हाईलाइट करना चाहें जिनसे थोड़ा हम बच कर चले? देखिए, मुझे ना अभी भी बैंकिंग सेक्टर की सिचुएशन अच्छी लगती है, क्योंकि 2 चीज़ है। एक तो आपने देखा होगा कि आरबीआई ने मेंशन किया कि इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एक्चुअली 100% से ज्यादा है, यानी इकोनॉमी में क्रेडिट का डिमांड स्ट्रांग है। और हाल में देखा तो अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने जो डेटा रिलीज किया था उसमें स्ट्रांग डिपॉजिट ग्रोथ भी दिखा था फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कम फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो क्या है कि और ये इन्फ्लेशन से क्या होता है कि जो सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है, तो सब कंपनियों की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द ऑयल एंड गैस एंड फर्टिलाइजर एंड फूड। तो लेंडिंग विल सपोर्ट, सो बैंकिंग विल बेनिफिट कि अल्टीमेटली दो आपको थोड़ी मार्क टू मार्केट लॉसेस आ सकती है इन राइजिंग जीसेक यील्ड एनवायरनमेंट, बट उनका जो एक लेंडिंग ग्रोथ की स्ट्रेंथ के कारण वो पास ऑन कर पाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। और इसीलिए मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों की नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रोटेक्टेड रहेगी और अच्छा रुझान रहेगा। तो उस हिसाब से मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर में आपको एक निवेश का प्रोग्राम रखना ही चाहिए, कोई उसमें डरावट की बात नहीं है। अब स्टे अवे की सेक्टर आपने बात किया, तो मैं कहूंगा कि देखिए जो स्थिति डिफेंसिव से आईटी में मेरा मानना है कि वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर से एक वैल्यू ओरिएंटेड सेक्टर में बदलाव हुआ है। तो उस हिसाब से देखना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी ग्रोथ का हिस्सा में था, जो पोस्ट कोविड फेज में वो उसका वैसा ही स्थिति था, पर अभी वापस एक प्री कोविड का एक स्टडी हाई कैश ग्रोथ है, हाई कैश बैलेंसेस है, गुड डिविडेंड यील्ड है और करेक्शन भी हो चुका है। तो उस हिसाब से मेरे लिए आईटी एक वैल्यू पोर्टफोलियो बन जाता है। तो हर इन्वेस्टर के हिसाब से अगर वो ग्रोथ में था उसको वैल्यू में शिफ्ट करना होगा, तो उसमें अप डाउन होगा, मगर एज अ वैल्यू प्ले अभी भी उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूं। तो उस हिसाब से मैं आईटी को लूंगा। सेकंड मेरी जो है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स की जो सिनेरियो में एक रेट हाइक की मैं नहीं मानता हूं कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को रेट हाइक के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, वो फिस्कल मेजर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इसके कारण रेट हाइक होगा, ये मैं उस कैंप में नहीं हूं। रेट हाइक खाली एक करेंसी मैनेजमेंट के लिए शायद थोड़ी हो सकती है, वैसे तो आरबीआई ग्रोथ को और भी दबाने की कोशिश नहीं करेंगे विद अ रेट हाइक। उस हिसाब से मुझे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, विच हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स ओवर द लास्ट 1 ईयर, अभी एक सेफ्टी वैल्यू जोन में आ गई है
मुझे लगता है, क्योंकि जो डेटा सेंटर्स की बात आशीष जी ने की इन टर्म्स ऑफ आईटी, उधर भी रियल एस्टेट का बहुत डिमांड है। सेकंड, रीट्स को भी अभी इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिल गया है, तो उनको फंडिंग सोर्सेज भी अच्छे मिलेंगे। तो एक थोड़ी मीडियम टर्म आउटलुक से मैं मानता हूं कि रियल एस्टेट बिकॉज ऑफ द करेक्शन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूवमेंट के कारण वो भी एक पॉजिटिव आउटलुक। तो नेगेटिव में मैं देख रहा हूं कि सेक्टर्स विच रैन अप विदाउट प्रॉफिट ग्रोथ, फॉर एग्जांपल सेंटिमेंट के तौर पर जैसे डिफेंस, मैं मानता हूं कि इस अर्निंग सीजन में जैसे ही अच्छे सेक्टर्स निवेश के लिए सामने आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग जो होगी वो डिफेंस ऐसे सेक्टर्स में हो सकती है फ्रॉम द डीआईएस पर्सपेक्टिव। तो थोड़ा उधर मैं थोड़ी एक प्रेशर देख रहा हूं, बिकॉज उधर वैल्यूएशंस बहुत बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मोर देन दी प्रोजेक्शंस एज अ सेंटिमेंट ड्यू टू द वॉर एंड जियोपॉलिटिक्स। तो उधर थोड़ी मैं प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देख रहा हूं आने वाले दिन में, क्योंकि सेक्टर रोटेशन विल बी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं मानता हूं कि डीआईएस ने एक 1.5 लाख करोड़ का खरीदारी मार्च मंथ में किया है, तो उनके कैश बैलेंस भी उन्हें ज्यादा इस्तेमाल किया है उधर, और अब के लिए फ्रेश खरीदारी उनको खरीदना होगा, वो सेक्टर रोटेशन से आएगा। तो हाई वैल्यूएशन जैसे डिफेंस में थोड़ी प्रेशर आ सकती है, ये मेरी एक थॉट प्रोसेस है। नहीं, बिल्कुल, और यही वैल्यूएबल एडवाइस है हमारे सभी दर्शकों के लिए भी कि देखिए कुछ सेक्टर्स हैं जिनसे अभी भी आपको थोड़ा बच के चलना है, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है, और कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर ग्रोथ से हटकर अब वैल्यू पे बात आ रही है और मार्केट में अभी भी सप्रेस लेवल्स हैं, तो वहां पर आप जरूर ध्यान रखिए। बट इसी के साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आशीष जी, रजनी जी, अभिषेक जी और सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, और पॉलिसी पर क्या कुछ अनाउंसमेंट्स हुआ, क्या कुछ मायने हैं उसके, इस पर बारीकी से हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए भी। पर चलिए, इसी के साथ हमें भी दीजिए यहीं पर इजाजत। मैं और विकास आपसे यहीं पे अलविदा लेंगे, बट आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन ऐसे ही बरकरार रहेगा ईटी न्यूज़ स्वदेश पे। नमस्कार।